अनुसूचित जनजातियां यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, आप इनके बारे में कितना जानते हैं? शायद उतना ही जितना आपकी परीक्षा के लिहाज से जरूरी है। आप कुछ राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के बारे में जानते होंगे, लेकिन दोस्तों आपके ज्ञान को यहाँ तक सीमित रखना आपको परीक्षा में सफलता नहीं दिला सकता। हमारे देश में जनजातियों के नाम पर कुछ और भी समूह हैं, जैसे कि पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। दोस्तों ये वो जनजातियां होती हैं जो कि आज भी आदिम कृषि कर रही हैं, जिनकी शिक्षा का स्तर जैसे ना के बराबर है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। और ये कुछ ऐसे जनजातीय समूह हैं जो आने वाले कुछ सालों में पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे अगर इनकी संस्कृति को संरक्षित करके नहीं रखा गया। और दोस्तों ऐसे ही अत्यंत पिछड़ी जनजातियों को कहा जाता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आज हमारे देश में 75 जनजातीय समूह को पीवीटीजीज के रूप में सम्मिलित किया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इन पीवीटीजीज की बात करने के लिए उपस्थित नहीं हुई हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूं जिस जनजाति की, वो है विमुक्त जनजातियां। और आज हम इस विमुक्त जनजाति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति की चिंताओं को दूर करने के लिए इदाते आयोग की सिफारिशों को एग्जीक्यूट करने की, क्रियान्वित करने की बात कही है। सो आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है, विमुक्त जनजाति और इदाते आयोग। दोस्तों अगर हम बात करते हैं विमुक्त जनजाति, तो शब्द को सुनने से ही लग रहा है विमुक्त, किसी चीज से मुक्त। तो अब ये जनजाति किस चीज से मुक्त हुई है? दोस्तों ये जनजाति मुक्त हुई है एक अधिनियम से। कौन से अधिनियम से? आपराधिक जनजाति अधिनियम। ये अधिनियम ब्रिटिश शासन के तहत बनाया गया था। 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत कुछ जनजातीय समूहों को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था। उस शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में, यहाँ पर पुलिस को पूरा अधिकार होता था कि कभी भी इनके ऊपर बिना किसी सबूत के आरोप लगा दिया जाता था। कई बार इन्हें इतना पीटा जाता था कि ये मर तक जाए। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से आज छुआछूत हमारे देश में क्या 100% मिट चुका है? इसका जवाब है नहीं। बिल्कुल वैसे ही हमारे देश में आज भी कुछ समूहों को केवल इस बात के लिए अपराधी ठहरा दिया जाता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर समुदाय से या किसी पर्टिकुलर जनजाति से बिलोंग करते हैं। दोस्तों कैसा लगेगा आपको जब आपको जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया जाए? किसी समूह में आप बैठे हुए हैं जहां कोई चोरी होती है या कोई भी अपराध होता है और केवल आप पर शक इसलिए किया जाता है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ट्राइब से हैं। तो फिर ऐसी ही ये जो आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत जो भी समुदाय आ रहे थे, उनमें एक अजन्मे बच्चे को जन्मजात अपराधी कहना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? और इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने एक समिति बनाई। हमारी सरकार को जब भी किसी विशेष मुद्दे पर कुछ कार्य करना होता है तो वो एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाता है और उस पैनल का जो अध्यक्ष होता है उसके नाम से वो कमीशन, वो समिति, वो आयोग जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1949 में अनंत शयनम आयंगर समिति बनी और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। कौन से अधिनियम को? आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 वाला। कब? 1949 में तो समिति बनी थी, फिर उसकी सिफारिशें आई अनंत शयनंगर समिति की, और फिर उस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1952 में इस अधिनियम को रद्द करके इन जनजातियों को विमुक्त कर दिया। किससे विमुक्त कर दिया? उस आपराधिक जनजाति एक्ट अधिनियम से। लेकिन दोस्तों अब ये जनजातियां आ रही थी हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत। अब जब ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत आ रही है, मतलब इन्हें पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला है। और आप देख सकते हैं कि इन्हें पूर्णतः न्याय मिले, इसके लिए एक और आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम है इदाते आयोग। इदाते आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो है भीकू रामजी इदाते, इदाते सरनेम। तो भीकू रामजी इदाते के नेतृत्व में जो आयोग गठित किया गया उसने कुछ सिफारिशें की और उन सिफारिशों को आज भी पूरी तरीके से माना नहीं गया है। तो आज की न्यूज यही है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाह रही हूं
कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो यही बोल रहा है कि जो इरादे आयोग है उनकी सिफारिशों को एग्जीक्यूट किया जाए। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो डीनोटिफाइड ट्राइब है, जो विमुक्त जनजातियां हैं, इसके अलावा जो घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियां भी हैं, उनके लिए अलग से एक परमानेंट कमीशन, एक स्थायी आयोग बनाया जाए, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट को रद्द किया जाए। इसके अलावा इसने बहुत सारी छोटी छोटी सिफारिशें दी हैं जिन्हें कार्यान्वित करने की, जिन्हें एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। सो दोस्तों, इस टॉपिक से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो जाती हैं एंड इवन मेंस GS2 के लिए भी जरूरी हो जाती हैं। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि वो चीजें हैं, नंबर 1, आपको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में मालूम होना चाहिए। नंबर 2, आपको यहां पर यह मालूम होना चाहिए कि विमुक्त जनजातियां किन्हें कहते हैं। और जब आपको यह पता होगा कि विमुक्त जनजातियां कौन सी हैं, तो आप साथ में घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों के बारे में भी देखेंगे। इनसे प्रश्न आ सकते हैं और मेंस में भी आपको इनके बारे में लिखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनसे रिलेटेड जो आयोग बनाए गए हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर ढेबर आयोग की, अनंत शर्मनगर समिति की, इसके अलावा आप देख सकते हैं इदाते आयोग की। इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा दिया जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जाता है, ये सब की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। सो फिलहाल हम लोगों ने शॉर्ट में जो विमुक्त जनजातियां हैं उनके बारे में समझा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी बताना चाहूंगी, क्योंकि आज यही कह रहा है कि इदाते आयोग की सिफारिशों को मानो। तो चलिए इस वीडियो के अगले भाग में अब हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जानते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर NHRC की अगर हम बात करें तो इसे भारत में 12 अक्टूबर 1993 को एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि स्वतंत्र सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। अब मैं आशा करती हूँ कि आप जानते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो है जो शक्तियां हैं वो किसी अनुच्छेद से प्राप्त नहीं करती, बल्कि ये अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं किसी ना किसी अधिनियम से। तो अब ये जो हमारा NHRC है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये किस अधिनियम से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है? ये अपनी शक्तियां प्राप्त करता है ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से, जिसे 2006 और 2019 में संशोधित भी किया गया है। ह्यूमन राइट्स जो है वो हमारे संविधान और हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, और NHRC इन्हीं ह्यूमन राइट्स को लागू करवाने के लिए हमारे देश में एक वॉचडॉग की भांति कार्य करता है। इस अधिनियम में हमारा ये जो मानवाधिकार अधिनियम है, इसकी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1D में लिखा हुआ है कि NHRC यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के जीवन, उसकी गरिमा, उसकी स्वतंत्रता और उसकी समानता से जुड़े हुए अधिकारों की रक्षा करता है। और हमारा संविधान और हमारा राष्ट्र किसी भी व्यक्ति को उसके मानव अधिकारों की गारंटी देता है। हमारे देश में ये जो मानव अधिकार आयोग है ये पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स के अपनाए जाने के बाद बनाया गया। चलिए तो फिर इसका एक गहरा इतिहास जानते हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने अडॉप्ट किया UDHR को, मतलब यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। 1991 में यहाँ पर पेरिस प्रिंसिपल स्टैब्लिश किए गए, और इसके बाद 1993 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया पेरिस प्रिंसिपल को। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, इसने इन पेरिस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया। और 1993 में ही हमने अपने भारत में पास किया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। और इसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमने स्थापित किया NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। और इसी के साथ सारे राज्यों को भी कहा गया कि वो अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में मानवाधिकार आयोग को स्थापित करें। आज मैं आपको मानवाधिकार आयोग यानी कि इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बहुत ही ज्यादा संवैधानिक तरीके से समझाना चाहूंगी, मतलब धाराओं के साथ, सेक्शन और सबसेक्शन के साथ,
चिंता मत कीजिए, सारी धाराएं मैं आपको नहीं रटवाऊंगी, आपको लॉयर नहीं बनना है, आपको यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी क्लियर करनी है। सो यहाँ पे मैं आपके लिए वही धाराओं को बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा अधिनियम है, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसमें 8 अध्याय हैं और इसके दूसरे अध्याय की जो धाराएं हैं उन्हें हमें पढ़ना है। तो धारा 3 कहती है एनएचआरसी के गठन के बारे में, एनएचआरसी की संरचना के बारे में। तो एनएचआरसी के कंपोजिशन की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में होते हैं एक चेयरपर्सन मतलब कि एक अध्यक्ष, 5 फुल टाइम मेंबर, और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपको 4 डीम्ड मेंबर मिलेंगे। डीम्ड मेंबर मतलब कि आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, इनका मतलब ये है कि ये किसी और कमीशन के अध्यक्ष होते हैं और इसी के साथ एनएचआरसी में पदेन एक पदेन अधिकारी का पद संभालते हैं। इसी पदेन अधिकारी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। लेकिन पहले ये 4 थे, 4 थे, अब ये 7 हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं। 3 और जो कमीशन है उनके अध्यक्ष को जोड़ दिया गया है। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ किस किस को जोड़ा है। अगर मैं डीप में आपको एनएचआरसी का कंपोजिशन बताऊं, तो ये जो चेयरमैन है, इन्हें नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे बता रही हूँ, लेकिन कौन होते हैं ये, तो हमारे सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि एनएचआरसी के चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन 2019 के संशोधन में बता दिया गया है कि ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, ये जरूरी नहीं है, ये चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं और कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा 2 मेंबर कौन कौन से होंगे, यहाँ पे एक मेंबर वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हो। इसी के साथ आपको देखना है कि किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहिए दूसरे सदस्य के रूप में। इसके अलावा हमें 3 सदस्य वो चाहिए जो मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में बेहद बेहतरीन ज्ञान को रखते हैं, जिन्हें नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स के मैटर में। इसी के साथ 2019 के संशोधन में कहा गया है कि इन सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। अब मैं आपसे बात करती हूँ पदेन सदस्यों की, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की। तो यहाँ पर हमारे देश में जो कुछ और कमीशन है, उनके अध्यक्ष यहाँ पर इसके पदेन सदस्यों के रूप में काम करते हैं। तो हमारे सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कौन कौन से जो आयोग है जिनके अध्यक्ष यहाँ पे पदेन अधिकारी बनेंगे, ये आयोग है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इन सब के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पदेन अधिकारी होंगे। इसी के साथ हमारी सेक्शन 3 की सबसेक्शन 4 कहती है कि एनएचआरसी में आपको एक महासचिव मिलेंगे। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 इसके मुख्यालय की बात करता है कि एनएचआरसी का मुख्यालय हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगा। लेकिन इसी के साथ इसके मुख्यालय को दिल्ली के अलावा देश में कहीं और भी स्थापित किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। धारा 5 बताती है कि यहाँ के जो चेयरपर्सन है उन्हें अपना त्याग पत्र किसे देना है और इन्हें हटाया कैसे जाना है। तो इन्हें कदाचार और ऐसे ही कुछ आधारों पर हटाया जा सकता है। इन्हें हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि इन्हें नियुक्त भी राष्ट्रपति करते हैं। पर क्या इन्हें नियुक्त राष्ट्रपति बिल्कुल अपनी मर्जी से ही कर देते हैं? ऐसा नहीं है। इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर, एक समिति की अनुशंसा पर, और ये समिति काम करती है धारा 4 के अंतर्गत। धारा 4 सेक्शन 4 में इस समिति के बारे में लिखा हुआ है। इस सिलेक्शन कमेटी में होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में होते हैं। यहाँ पे होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर मतलब कि केंद्रीय गृह मंत्री, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस, दोनों सदनों के विपक्षी नेता। ये पूरी समिति यहाँ पे नाम रिकमेंड करती है। उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें एनएचआरसी के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त करते हैं। सेक्शन 6 हमें बताता है कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 2019 में से अमेंड किया गया है, इसलिए वो लिखा है 2019। इसके अलावा ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं और रिटायरमेंट के बाद ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी पद पर नहीं बैठ सकते हैं। सेक्शन 7 बताता है कि यहाँ पर अगर जो हमारे अध्यक्ष हैं वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उनकी अनुपस्थिति में या किसी भी कारण से उनका पद खाली है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर एक कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एनएचआरसी की संरचना, इसका गठन, पदावधि, सबके बारे में जान लिया। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं।
जैसे कि एनएचआरसी की जो अनुशंसाएं होती हैं, जो रिकमेंडेशंस होती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती, बाध्य नहीं होती। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट बी कंसीडर्ड अंडर एनएचआरसी जुडिक्शन। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एनएचआरसी में ज्यादा से ज्यादा जजेस हैं, इसीलिए इससे एक जुडिशियल टच मिल जाता है। जुडिशियल जो झुकाव है, जैसे कहते हैं ना कि जजों की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1 साल से पुराने जो केसेस होते हैं उन्हें एनएचआरसी कंसीडर ही नहीं करता। इसके अलावा बहुत सी लिमिटेशंस हैं जो आपके सामने लिखी हुई है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की इस क्लास में एनएचआरसी के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।